हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 रसायन शास्त्र से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा। तो आइए इस श्रेणी में तीसरा वीडियो देखते हैं। और तीसरे वीडियो का पहला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है। समीकरण 2Cu प्लस O2 अर्थात कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन के एक अणु अर्थात की एक अधात्वीय गैस हैं। अधात्विक गैस के बाद ये तीर अभिक्रिया चिन्ह दिया हुआ है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यदि ऑप्शन इसमें अलग अलग रहते, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया ऐसे रहते, तो उनके लिए अलग दृष्टि अपनाते। यहाँ अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ अलग दृष्टि अपनाएंगे। यहाँ कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है ना। कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकारक कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ। ऐसा पीछे भी हम प्रश्न पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकारक बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संख्या 32 है। अभिक्रिया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दिया गया है। Al है, 2 अणु है एल्यूमिनियम के। अब तीर अभिक्रिया चिन्ह है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोहा को विस्थापित कर दे रहे हैं, अर्थात कि Fe को विस्थापित कर दिया। कौन? एल्यूमिनियम। अर्थात कि एल्यूमिनियम यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील है। किससे? लोहा से। लेकिन यहाँ क्रियाशीलता नहीं पूछी गई है। यहाँ पूछी गई है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यही तो क्वेश्चन की खासियत है कि ये अपना प्रारूप बदलते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो देखिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम किसको विस्थापित किया है? लोहे को विस्थापित किया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है और आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अर्थात परमाणु या परमाणु के समूह आपस में एक दूसरे को विस्थापित नहीं कर रहे हैं। तो द्विविस्थापन तो होगा नहीं, एकल विस्थापन होगा। यहाँ पे वियोजन कोई टूटा नहीं है तो वियोजन होगा नहीं। यहाँ पे 2 पदार्थ संयोग नहीं किए हैं और एक पदार्थ बने नहीं हैं तो संयोजन भी होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगली प्रश्न संख्या 33 है। अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अर्थात कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक अणु, तीर अभिक्रिया चिन्ह कॉपर प्लस जल है H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी है उपचयन अभिक्रिया। तो इसको समझते हैं। पहले तो ये चीज देखें कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी कोई अस्तित्व है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अवकृत हुआ है, अर्थात कि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हुआ है। कौन ऑक्सीकृत हुआ है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हुआ है। अतः यहाँ दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, अर्थात कि अकृत होना यानी अपचयित होना और ऑक्सीकृत होना यानी उपचयित होना। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और विस्थापन इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कॉपर को तो विस्थापित करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चर्चा की गई है, तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। संख्या 34 है। अभिक्रिया 2PbO लेड ऑक्साइड के 2 अणु सॉलिड हैं, प्लस C कार्बन भी सॉलिड है,
तीर अभिक्रिया चिन्ह है 2Pb सॉलिड ही बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सीसा अपचयित हो रहा है, अर्थात कि Pb जो है प्लम्बम होते और वो सीसा का संकेत Pb होता है, तो सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ तो सीसा लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड अकृत हो रहा है यहाँ, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन कार्बन से संयोग कर रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम केवल और केवल अभिकारक को ही ध्यान में रख के ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अर्थात कि लेड ऑक्साइड अकृत हो रहा है और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, ये कथन सत्य हैं। इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। संख्या 35 है AB प्लस CD, तीर अभिक्रिया चिन्ह है AD प्लस CB, अभिक्रिया का नाम बताए। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप जानते हैं कि जब दो अभिकारक एक प्रतिफल बनाते हैं, तो यहाँ दो अभिकारक दो प्रतिफल दे रहे हैं, तो ये होगा नहीं। वियोजन अभिक्रिया अर्थात कि एक अभिकारक दो प्रतिफल या दो से अधिक प्रतिफल बनाए तो उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये होगा नहीं। यहाँ देखिए ए डी के साथ चला गया, बी सी के साथ चला गया, तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। प्रश्न 36 नंबर है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, या दूध से दही बनने की क्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन ए है भौतिक, ऑप्शन बी है रासायनिक, ऑप्शन सी है भौतिक और रासायनिक दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन अर्थात कि वो अस्थायी परिवर्तन देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसे परिवर्तन या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में तो परिवर्तन हो परंतु उनके मूल गुणों में परिवर्तन ना हो, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण अगर जानने हों तो चीनी का पानी में घुलना और पुनः उसका उदरोपातन करके चीनी प्राप्त करना, अर्थात चीनी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुनः रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं तो रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन हैं जो अस्थायी परिवर्तन हैं, और इस परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है और अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है। तो दूध जो है वो लिक्विड है और दूध में जो पायस है वो अस्कंदित होता है, तो पुनः दूध अस्कंदित होने के बाद ये प्राप्त नहीं हो सकते। क्या? दही से दूध नहीं प्राप्त हो सकते, इसलिए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी दिया हुआ है भौतिक और रासायनिक दोनों, तो भौतिक होगा ही नहीं तो रासायनिक दोनों कैसे हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही है। प्रश्न संख्या 37 है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी है अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अभिकारक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया, तो अभिक्रिया बी ऑप्शन होगा नहीं। भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो पदार्थ जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रतिफल जो बनते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं वो प्रतिफल कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी ही होगा। 38 नंबर प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है योगशील अभिक्रिया, ऑप्शन बी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ऊर्जा का अवशोषण हो जिसमें
ऊर्जा लगे वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें अवशोषण हो रहा है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन डी सही है। योगशील अभिक्रिया जिसमें दो एक साथ जुड़ते, योगशील अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोजन हो, उपचयन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी यौगिक से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर स्थान ग्रहण कर लें तो उन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ही सही है। प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्फोटक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। आप ये चीज़ समझें, कली चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखते होंगे चूना जो होता है उसका फार्मूला होता है CaO और उसे कली चूना बोलते हैं। उसको जल में डालिएगा, देखिएगा वो थोड़ा सा ऊष्मा उत्सर्जित होता है, गर्म होता है। तो आप इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन ए सही कर सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब उसमें ऊष्मा की लागत होती है, उसे गर्म करते तब उसकी मानी जाती है ऊष्माशोषी। ऐसा नहीं है। क्या चूना पे हम पानी गिराते हैं तो वो विस्फोट करता है? नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगली प्रश्न संख्या 40 है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों से जो रासायनिक अभिक्रिया बनता है वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और इसमें प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है। चूँकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल बनेंगे नहीं। तो अतः इन सभी प्रक्रियाओं में प्रकाश जरूरी है। तो इसका ऑप्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सही हो जाएगा। इसमें संयोजन हो रहे हैं, ग्लूकोज बन रहे हैं, पोतपाद में ऑक्सीजन बनते हैं। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया तो हुआ नहीं, क्योंकि संयोग में क्या होता है, दो अभिकारक एक प्रतिफल बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं हुआ। अवक्षेप बनना, तो अवक्षेप इसमें बनेगा नहीं। अपघटन, इसमें दो टूट नहीं रहे हैं, दो संयोग कर रहे हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में प्रकाश जरूरी है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। अगली प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाते हैं? तो मैं बताऊं, सिल्वर हाइलाइड। हाइलाइड मतलब समूह 17 के तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहेंगे तो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाएंगे। तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड, तो ये सूर्य प्रभाव से अपघटित नहीं होंगे। हमने क्या कहा है? सिल्वर हाइलाइड, अर्थात कि सिल्वर के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो केवल और केवल इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगली प्रश्न संख्या 42 है, निम्नांकित में कौन उपचायक है? उपचायक यानी कि आक्सीकारक। हमने आक्सीकारक के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए इसमें डायरेक्ट आंसर सी टिक करके निकल जाएंगे। अगली प्रश्न संख्या 43 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप सभी को पता है कि भोजन के उत्पाद करने वाली पौधे भी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उपोत्पाद में ऑक्सीजन बनता है और वो हम सांस के माध्यम से लेते हैं, और सांस के माध्यम से जो वायु लेते हैं वो सभी जैव प्रक्रम को संपादित करते हैं। जैव प्रक्रम का संपादित होने का मीनिंग हुआ कि भोजन का भी पचना उसी में इंक्लूड है, रक्त परिवहन वो भी उसी में इंक्लूड है। तो इस प्रकार से भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। अगली प्रश्न संख्या 44 है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण।
तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ऐसा मैंने बता दिया। संयोजन भी बताया है पहले, अपघटन भी बताया है और क्षेपण भी बताया है। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगली प्रश्न है 45। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना, उसका अपचयित हो जाना, उसका उदासीनीकरण हो जाना या उदासीन हो जाना, अथवा ऑप्शन डी है अपघटित हो जाना। तो इसमें आप एक चीज़ समझेंगे कि यह उपचयित होगा यानी कि अकृत होगा, अपचयित होगा यानी ऑक्सीकृत होगा। तो जब तक ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी और वो ठीक रहेगा, और जब उससे ऑक्सीजन का वियोजन होगा तो वो उपचयित हो जाएगा यानी अकृत हो जाएगा। तो अकृत होना यानी उपचयित होना, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही होगा। उदासीन कब होगा? जब ठीक ठाक रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगली प्रश्न है 46 नंबर। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन ऊष्माक्षेपी होता है, संश्लेषण प्रक्रिया है, विस्थापन प्रक्रिया है, इनमें कोई नहीं। तो इसमें देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक जलते हैं तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये ऊष्मा उत्क्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी मीथेन। इसमें से केवल और केवल कोयला बिना ज्वाला के जलता है।